अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक नई सुबह के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक पैकेज आपने भी देखा, जंगलात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पौधे और दरख्त ना हमें सिर्फ साया देते हैं बल्कि फल, हरियाली, कागज, किताबें, फर्नीचर, घरेलू लकड़ी फराहम करते हैं। पौधे रुए ज़मीन का हुस्न ही नहीं बल्कि ज़मीन की हर चीज़ को फितरती हुस्न और जाज़बियत से मुज़य्यन करते हैं। अगर ज़मीन पर पौधे ना होते तो हमारी ये दुनिया एक गर्दो गुबार और उजाड़ बयाबान के अलावा कुछ ना होती। ना यहाँ हरियाली होती, ना रंग बिरंगे फूल खिलते। पौधे ना सिर्फ माहौल को आलूदगी से बचाते हैं बल्कि ऑक्सीजन पैदा करके फ़ज़ा को मुज़र मादों से भी पाक करते हैं। पौधे इंसानी जिंदगी के लिए कुदरती आबो हवा का लाजमी जरिया है। दरख्त जानदारों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं ताकि हमें साफ हवा मिले जो जिंदगी के लिए निहायत जरूरी है। और यही आज हम एक काविश करेंगे, कोशिश करेंगे। दुआ इस वक्त जो है मेरे साथ मौजूद नहीं है बल्कि यही नेकी कमाने के लिए एक दरख्त लगाने गई हैं। हमने ये सोचा, ये शो शुरू होने से पहले दुआ ने कहा कि आज के शो का आगाज इससे करते हैं कि एक दरख्त लगाते, एक पौधा लगाते हैं। ये नेकी भी होगी और हमारे माहौल के लिए खूबसूरती भी होगी। जिस तरह आपने पैकेज में भी देखा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके साथ हमने शेयर किए। तो चूंकि जंगलात का आलमी दिन है, दुआ पौधा लग चुका या लगने वाला है, जरा बताएं कुछ। नहीं जी, मैंने सारा सामान रखा हुआ है जमील, मैं पौधा अभी लगाऊंगी। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया, खासतौर पर जंगलात के पॉइंट ऑफ व्यू से और पौधों के हवाले से। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं जमील के पौधे ऑक्सीजन फराम करते हैं, लेकिन अब जाकर अंदाजा हुआ है, शायद उस वक्त इनकी अहमियत का अंदाजा नहीं था, अब जाकर अंदाजा हुआ है कि वाकई पौधे बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। जैसे जैसे ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, आलूदगी बढ़ रही है, तो पौधे जो नेचुरल चीजें हैं, फितरती चीजें हैं, कुदरती चीजें हैं, जिनमें पौधे सबसे पहले है, दरख्त सबसे पहले है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इससे हम जो साफ सुथरी आबो हवा है वो अपने अंदर लेते हैं सांस के जरिए, और जिससे बीमारियां भी कम होती हैं। तो मैं ये पौधा लगा रही हूँ। आज का हमारा मकसद यही है जमील के हम अपने देखने वालों को आज आगाज करें सुबह सवेरे पाकिस्तान में, एक पौधा लगाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देखने वाले अपने घरों में और इर्द गिर्द एक एक पौधा आज जरूर लगाएंगे। ये वादा आप ले। तो मैं चूंकि चाह रही हूँ कि हम पहले खुद पौधे लगाने का आगाज करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो लोगों से मैं बड़ा गौर से देख रहा हूँ तुम्हें पौधा लगाते हुए। मुझे याद है घर में भी 2-3 पौधे लगाए थे तुमने। सही है, देखिए मैंने ये सीखा है अभी आधा घंटा पहले कि इसको मैं सही तरीके से कैसे लगा सकती हूँ। अच्छा, ये जो हाथ में ये देखें, अब मुझे महारत हो गई है, यकीन करें। ये जो हाथ में, ओके ठीक है, महारत हो गया। आज घर जाके भी 2-3 पौधे लगाने हैं, प्रॉमिस? हाँ, ये पूछ रहे हैं, ये रंबा है। हाँ, ये देखिए, मुझे औजार भी पता चल गया। रंबा ये है, ये औजार है। हाँ। और मेरे एक और औजार है जिसे चूहा रंबा कहते हैं, पता है? ठीक है। मैंने ये पहले इसका ये बनाया है, ठीक है, इसकी जगह गड़ा। अब मैं इसमें मिट्टी डाल गड़ा बनाया है। हाँ जी, तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है सुबह सवेरे पाकिस्तान से कि हमारे देखने वाले अपने घरों में अगर उनके कोई जगह है, वाह, क्लैपिंग, पौधा लग चुका। क्लैपिंग लग गया जी। पौधा जल्दी से पानी भी लगाना है इसको। ये देखें जी, अरे वाह, घर जाके 4 पौधे लगाने हैं। उनको भी पानी लगा रही हूँ। घर जाके 4 पौधे लगाने हैं। डन? बिल्कुल, मैं 4 पौधे लगा, डन। लेकिन हमारे जो देखने वाले हैं जमील, वो भी हमसे वादा करें कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को ग्रीन रखेंगे। अपने घर में उनके जगह है तो वहां पौधा लगाएं, गली में, किसी बागीचे में। तो ये एक नेकी भी है और सवाब भी है। ठीक है, सुबह सवेरे पाकिस्तान के देखने वालों से हम ये आज एक प्रॉमिस लेते हैं कि वो भी आज एक एक पौधा लगाएंगे। दुआ, ये जो पौधा लगाया है ये अब दरख्त कब बनेगा? ये 11 बजे बन जाएगा। है 11 बजे दरख्त बन जाएगा? उसको टाइम लगेगा डेफिनेट। वाह, टाइम लगेगा ना दरख्त बनने में। बड़ा एडवांस पौधा है ये। इसमें 2 घंटे में दरख्त बन जाएगा और मिट्टी डाली जाएगी। हाँ जी। अच्छा, चलो सही हो गया है। बहुत
अच्छा काम आज हमने किया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपने देखा दुआ ने एक पौधा लगाया और ना सिर्फ ये एक नेकी है बल्कि हमारी आबो हवा के लिए, हमारे माहौल के लिए, जमीन की नशोनुमा के लिए ये बहुत जरूरी है। दुआ जल्दी से आ जाओ, बहुत सारी बातें हमने नाज़रीन से करनी है, बहुत सारी एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी हैं और कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन भी है, थोड़ी शेरो शायरी भी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, आई एम वेटिंग, आ जाओ जल्दी। चलो जी आगे बढ़ते हैं और सुहेल भट्टी साहब के पास चलते हैं और उनसे डिटेल जानते हैं। सुहेल भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गैस बिलिंग के मामले के ऊपर जो कि बिलों का मामला था, वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला कर चुकी है। और बिल्कुल गुज़श्ते रोज ऐसा ही हुआ कि एक्टिंग एमडी आमिर तुफैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बाद उनके ओहदे से हटा दिया गया है। वजह वही कि भारी बिलों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद की गई है। लेकिन सकेरा साहब आप ये सुनकर हैरान होंगे कि माजी के अंदर कभी इंतहाई कलील अरसे के अंदर गैस कंपनियों के इनके 2 माह के अरसे के अंदर दोनों गैस कंपनियों के 4 एमडीज को तब्दील किया जा चुका है। पहले 2 एमडीज गैस बहरान के मामले पर तब्दील हुए, उस वक्त भी हमने ये मामला टेकअप किया था कि किसी और की नाकिस मनसूबाबंदी का खमियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है। अब भारी बिलों का मामला था तो अब एक्टिंग एमडी को हटा दिया गया है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है जी। हटा दिया गया है। आमिर तुफैल साहब आज भी बदस्तूर डिप्टी एमडी मौजूद हैं, ये इनके कंपनी के अंदर बदस्तूर काम कर रहे हैं एक सीनियर तरीन ओहदे के ऊपर। कोई उसकी सिवाय उनके नाम के साथ एक्टिंग एमडी हटाने के अलावा और उसके साथ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को खुश करने के लिए और उसके साथ जिन्होंने नए गैस के टैरिफ के स्लैब्स बनाए थे, वजारत तवानाई के अफसरान, वजारत खजाना और ओगरा के वो लोग जो असल रिस्पॉन्सिबल हैं हुकूमत को मुश्किल सूरत हाल से दुचार करने से, उनको बचाने के लिए, आई वॉश करने के लिए ये इकदाम उठाया गया। उसके बाद जो सीनियर जीएम थे जिनका नाम महमूद ज़िया साहब है, वो खुद सीनियर जीएम डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ है इस रीजन के जहां पर भारी बिलों का मामला सामने आया। एमडी के बाद सेकंड अथॉरिटी वही थे, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया कि एक एमडी को अपने हटा दिया और उसी शोबे से वाबस्ता जो इस रीजन के अंदर पूरे सारे मामले को देखते थे, रिस्पॉन्सिबल थे सारे मामला की, अगर वाकई ओवर बिलिंग कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी आयद करते तो फिर तो महमूद ज़िया साहब भी एक्टिंग एमडी बनने के काबिल नहीं थे। लेकिन मामला यही है कि वफाकी हुकूमत के कुछ लोगों को बचाने के लिए इनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। पाकिस्तान की अंदर मार्केट में और आलमी सतह के अंदर बुरी तरह से इन कंपनियों का इमेज मुतासिर हो रहा है कि किस किस्म की गवर्नेंस की जा रही है। वैसे भी मुस्तकिल एमडी की तैनाती का अमल शुरू हो चुका है, 1 से 1.5 माह के अंदर मुस्तकिल एमडी तैनात हो जाना चाहिए था। लेकिन सरवर खान साहब ने, जिन्हें जाती बहुत से इख्तलाफात थे आमिर तुफैल साहब से, जहां पर उनके कुछ जाती काम नहीं हो पाते थे, उन्होंने उनको उस रास्ते से अलग करवा दिया। लेकिन तो ये मामला था। दूसरे हम स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं जो कि लेकिन भट्टी साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जिस तरह एमडी, एक्टिंग एमडी, डिप्टी एमडी, महमूद ज़िया का नाम, आमिर तुफैल का नाम, ठीक है, आई वॉश है, इन चीज़ों को फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया गया, हटा दिया गया। लेकिन पेट्रोलियम डिवीजन, खजाना, ओगरा, इनके खिलाफ कब एक्शन होगा? इनके खिलाफ एक्शन होता दिखाई नहीं देता, चूंकि जो टॉप हिरारकी थी उन सब लोगों को बचाने की कोशिश की गई है जिन्होंने गैस के नए 7 स्लैब्स मुतारिफ करवाए थे। 28 सितंबर को 92 न्यूज़ ने, हमने अपने प्रोग्राम बाखबर सुबह में ये बताया था कि मौसम सरमा के अंदर इस गैस टैरिफ के नतीजे में अवाम बिलबला उठेंगे, अवाम की चीखें निकलेंगी, लोगों के लिए ये बिल अदा करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, चूंकि आपने 6ठे और 7वें स्लैब का रेट 600 रुपए से बढ़ाकर 1460 रुपए FMBTU कर दिया है। मौसम सरमा में गैस की खपत बढ़ती है, लोग बिल अदा नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल वही हुआ, जिसने वो स्लैब्स तैयार किए थे उनको किसी ने पूछा नहीं। और हैरान कुन तौर के ऊपर सखेरा साहब, अगर ओवर बिलिंग गैस कंपनियों ने की है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने और ICC ने मंजूरी दी है कि जो सार्फिन को रिफंड होनी है रकम, वो वजारत खजाना से कहा गया कि आप रकम जारी करें। मतलब अगर ओवर बिलिंग हुई है तो फिर तो उस कंपनी के अकाउंट से रकम वापस जानी चाहिए। इसका मतलब है कि किसी सतह के ऊपर इस बात की रियलाइजेशन मौजूद है कि जो हुकूमत ने टैरिफ अप्रूव किया था, गैस कंपनी ने उसके मुताबिक बिलिंग की, लेकिन अब चूंकि अवाम की तनकीद से बचना है, मुश्किल सूरत हाल से निकलना है, तो वो जो वापसी होनी है रकम वो कौमी खजाने से अदा की जाएगी, दूसरे लफ्जों में सब्सिडी दी जाएगी। तो ये मामला बहुत वाज़ेह है, मेरे ख्याल में इस मामले को प्राइम मिनिस्टर को क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करना चाहिए इस मामले को। और भट्टी साहब, क्या कहा जा सकता है कि अपना गुनाह किसी और के सर थोपने की कोशिश की जा रही है?
बिल्कुल अमली तौर के ऊपर एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और आने वाले दिनों के अंदर ये स्टैब्लिश भी होगा जब इतलात आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ओवरऑल जो वजीर पेट्रोलियम डिवीजन है उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है। तो देखते हैं कि कब तक वो अपनी कारकर्दगी से वजीर आज़म को मुतमिन कर पाते हैं या उन्हें अपनी वजारत में कोई तब्दीली करना पड़ेगी। अगली स्टोरी की तरफ मामला बढ़ते हैं। भी जुड़ा है वज़ीर आज़म के मुशीर जी एग्जैक्टली ये मामला है पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली से मुतल्लिक। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सनअत व पैदावार रज़ाक दाऊद साहब को ये टास्क दिया गया था अक्टूबर 2018 के अंदर कि आप 45 दिनों के अंदर पाकिस्तान स्टील मिल जिसका खसारा उस वक्त 460 अरब रुपए था और उसका महाना खसारा यौमिया खसारा 12 करोड़ रुपए है, इससे बचने के लिए बहाली का प्लान तैयार करें। 45 दिन गुजर गए, प्लान ना बन सका, फिर 60 दिन तक इसका किया गया, 8 जनवरी तक टाइम बढ़ाया गया, ये प्लान ना बन सका। गर्चे के रज़ाक दाऊद साहब ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हबको पावर की सरबराही में कुछ निजी स्टील मिल के अपने दोस्तों को शामिल करके एक टेक्निकल ग्रुप तश्कील दिया। पेपर रूल्स के मुनाफी ये ग्रुप तश्कील दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये ग्रुप अपना 8 जनवरी को प्लान पेश न कर सका। उसके बाद ईसीसी ने तीसरी एक्सटेंशन दी और मार्च के आखिरी हफ्ते तक बहाली का प्लान जमा करवाने की हिदायत की। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टील मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अब हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के अंदर जो तखीर की जिम्मेदारी है, जो उन्हें रुकावटें हैं, उन्होंने इन तमाम मामलात का जिम्मेदार वजारत सनअत व पैदावार और ब्यूरोक्रेसी को ठहरा दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल्स बोर्ड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एम.ए. जवार साहब, उन्होंने कहा है कि हम 5-6 माह से मुसलसल खत लिख रहे हैं कि मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती होनी चाहिए। वजारत ने इजाज़त नहीं दी, बल्कि वजारत सनअत व पैदावार के गैर मुतलका एक तजर्बे के हामिल शख्स जो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं उन्हें एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात किया गया। बोर्ड ने कहा कि हमें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चाहिए ताकि हम बेहतरीन प्लान तैयार कर सकें। एक्टिंग मुस्तकिल CFO अपॉइंट नहीं किया गया, बल्कि जो रिटायर्ड CFO थे उनको टर्म में एक्सटेंशन कर दी गई। तो ये वो बड़ी रुकावट उन्होंने करार दिया है सेनेट कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के सामने कि वजारत सनअत व पैदावार इस सारे मामले के अंदर रुकावट है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के स्टेक होल्डर्स ग्रुप ने वजारत सनअत व पैदावार को लिखा, हुकूमत को लिखा, प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि हमारे पास बहुत सी तजावीज़ मौजूद हैं, आप हमारे से हमें मीटिंग का टाइम दीजिए। किसी की बात के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर कि अब स्टील मिल्स के जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें टेक्निकल इसकी ऑडिट करवाना होगा, जिसके लिए मजीद वक्त दरकार होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या रवा माह के आखिरी हफ्ते के अंदर रज़ाक दाऊद साहब ने जो ग्रुप तश्कील दिया था वो कामयाब होता है या नहीं, इसका फैसला आने वाले चंद दिनों में होगा। सही, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है ये आपस की लड़ाई है, इख्तियारात का ये सारा खेल है और इसके अलावा कोई मामला नहीं है। नेक्स्ट खबर क्या है भट्टी साहब? वफाकी हुकूमत सिविल एविएशन के माबैन 50 अरब रुपए के वाजबात का तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया, ये क्या मामला है? जी, ये वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ज़िम्मे 50 अरब रुपए के वाजबात थे जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को अदा होने थे। गुज़श्ता कई सालों से PIA अपने माली हालत ख़राब होने के बायस ये वाजबात अदा नहीं कर पा रही थी, लेकिन 1 जनवरी 2019 को एक आला सतही इजलास हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जिसके मिनट्स के ऊपर हमने स्टोरी भी की थी, जिसके अंदर PI की बहाली का प्लान बना था। उस प्लान का एक हिस्सा था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को जो वाजबात की अदायगी होनी है उसे मुंजमद किया जाएगा, जिसके नतीजे में सिविल एविएशन अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ ने, यूनियन ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक ख़त लिखा था जिसकी कॉपी हमें मौसूल हुई थी, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा था कि ये इक़दाम खिलाफ आइन और खिलाफ कानून होगा। अगर वफाकी हुकूमत ने ये वाजबात मुंजमद किए तो हम न सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि हम पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को टेकअप करवाएंगे और लीगल एक्शन भी इसके ऊपर लेंगे। उनकी इस मामले को सेटल करने की बजाय, चूंकि सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये मौक़िफ़ था कि अगर आपने ये वाजबात मुंजमद किए तो हमने जो मौजूदा एयरपोर्ट्स की मेंटेनेंस है, जो शुबा हवाबाजी है, उसको बेहतर बनाने के हवाले से इक़दामात हैं, नए एयरपोर्ट्स की तमीर है, मौजूदा एयरपोर्ट्स की मेंटेनेंस है, वो बुरी तरह से मुतासिर होगी। लिहाजा ये वाजबात अदा किए जाएँ, ना कि मुंजमद किए जाएँ। लेकिन गुज़श्ता रोज़ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इस एहतजाजी ख़त को एक साइड पे रखते हुए PI के ज़िम्मे 50 रुपए के वाजबात जून 2019 तक मुंजमद करने की मंजूरी दे दी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती है। उनका ये कहना है कि इस इक़दाम के नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों के जो अमूर हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होंगे, जिसके नतीजे में हमारे रेवेन्यू में भी कमी आएगी और PI के बाद
सिविल एविएशन अथॉरिटी की लेकिन कि हमारी भट्टी साहब- हालात भी खराब हो गए, लिहाजा वफाकी हुकूमत को अपने इस फैसले पर रिव्यू करना चाहिए। एग्जैक्टली मैं विफाकी हुकूमत का ये जो फैसला है वाजबात मुंजमद करने का, भट्टी साहब इसी मुतालिक पूछना चाह रहा था कि क्या ये फैसला दुरुस्त है, अगर है तो क्यों दुरुस्त है, बुनियादी वजह क्या हो सकती है, और अगर गलत है तो गौर करने में कहीं बहुत ज्यादा देर तो नहीं हो जाएगी? सगर साहब, जुज़वी तौर पर यह फैसला दुरुस्त हम कह सकते हैं, लेकिन इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं। आप यकीनी तौर के ऊपर पीआई की माली हालत ख़राब है, एक नया प्लान बन चुका है, 2019 के अंदर पीआई को बहाल करना है, अपने पाँव पर खड़ा करना है, लेकिन उसके लिए लाजिम है कि जो रेगुलेटर है, जो न सिर्फ पीआई समेत दुनिया की तमाम परवाज़ों को रेगुलेट करता है, फ़ज़ाई सर्विस के बेहतरीन मौक़े फराहम करता है, एयरपोर्ट की मेंटेनेंस है, एयरपोर्ट का ऑपरेशन है, अगर उसको मुतासिर न होने से बचाना है तो उसके लिए लाजिम है कि पीआई के ज़िम्मे जो वाजबात है उसमें से कुछ रकम सिविल एविएशन अथॉरिटी को 10 से 15 रुपए जारी की जाती, ताकि वो अपने मामलात को जो उनकी मेंटेनेंस के हैं, अपग्रेडेशन के हैं, वो उनके काम मुतासिर ना हो। मुंजमद कर देने के नतीजे में इसके मनफी असरात मुरतब होंगे पीआईए के ऊपर भी और उसके साथ साथ दीगर एयरलाइंस के ऊपर भी, जब एयरपोर्ट्स के ऊपर ऑपरेशन बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकेगा। बिल्कुल सही। सोहेल भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अहम खबरें थी ये दो एक्सक्लूसिव, स्टील मिल्स के हवाले से और हमारे एयर एविएशन के हवाले से, लेकिन एक खबर वो जो 9 मार्च को आपने ब्रेक की थी, अब उस पर जो फॉलो अप है उससे मुतालिक भी आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और इस बात से साबित है कि सुबह सवेरे पाकिस्तान के जो देखने वाले नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, तो वो भट्टी साहब का सेगमेंट देखना ना भूलें, क्योंकि हम एक हफ्ता नहीं 2 हफ्ता पहले प्रेडिक्ट करते हैं और वही सब कुछ होता है। इसको कहते हैं अंदर की खबर लेकर आना। बिल्कुल। ओके जी, तो अब हम थोड़ी बात करते हैं इस फ्रेम की। ये हमारे आने से पहले जो खुला था उसमें हमें उस तरफ एक शख्सियत नजर आई हमारे लाउंज में, येलो सूट पहने, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। बात नहीं कर, ना सिर्फ कैम कट नहीं करना, कैम कट नहीं करना, कट नहीं करना था। ना सिर्फ वो खूबसूरत हैं बल्कि उनकी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, और यकीन करें मैं उनकी बड़ी फैन थी और आज मुझे मौका मिला है कि आज मैं उनके साथ बैठ के शो करूंगी। बहुत से मॉर्निंग शोज में मैं उन्हें देखा करती थी और यकीन करें जिमी, मैं कॉपी उठा के पेन से लिख रही होती थी, अभी बता रही हैं, अभी बता रही हैं। और हमारे साथ भी जब वो आई जी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि लाहौर आए और वो बिलाखिर आ गई हैं। आज उन्होंने आपकी बात मान ली है, तो बगैर सस्पेंस क्रिएट किए मजीद बिल्किस आपा हमारे साथ हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे और मैं तो जाकर उन्हें मिलूंगी बाकायदा, क्योंकि सिर्फ हम एक्साइटेड नहीं हैं बल्कि लाहौर में जिनको आप मिल रही होंगी, जिनको बड़े अच्छे अच्छे टिप्स दे रही होंगी, वो सब आपसे मिलने के लिए बड़े बेताब होंगे। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, आपका सफर कैसा रहा? आपने जमील की बात मानी और आप सबकी बात मानी। चले, थैंक यू सो मच। आपका गला खराब हुआ है? बहुत ज्यादा खराब हुआ है क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से मेरा हमेशा हो जाता है। ओहो, चले फिर एक काम करते हैं, अभी एक ब्रेक लेते हैं, आपको थोड़े से गरारे करवाते हैं। ठीक है, आपका गला भी जल्दी से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत सी बातें कर रही हैं आपसे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे आपको, और जैसे कि ब्रेक से पहले हमने खास मेहमान का तारुफ भी करवाया और आपने उस पर एक खुसूसी पैकेज भी देखा, क्योंकि जब हम माँ और बच्चे की सेहत पर बात करते हैं तो जाहिर है एक औरत पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, घर की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की देखभाल के साथ साथ वो ज़िचकी के मराहिल से भी गुजरती है, तो उसकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, मुकम्मल सेहतमंदी के बगैर ये मुमकिन नहीं कि एक खातून ये सारे काम एहसन तरीके से सर अंजाम दे सके। तो आज खास तौर पर हमने बात करनी है माँ और बच्चे की सेहत की। खराब या कमज़ोर जो सेहत रखने वाली खवातीन हैं वो सेहतमंद बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। औरत सेहतमंद होगी तो पैदा होने वाला बच्चा भी सेहतमंद होगा। माँ की ग़िज़ा और निगहदाश्त दौरान ज़िचकी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बच्चे की नशोनुमा माँ की ग़िज़ा पर मुनहसिर होती है। औरत को इस दौरान मतवाज़न ग़िज़ा
खाना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, पाकिस्तान में बड़ा तबका गुर्बत का शिकार है। ख़वातीन 2 वक्त की रोटी के लिए भी सख्त मेहनत करती हैं, वो खेतों में काम करती हैं, स्कूल, कॉलेजेस, दफ्तरों, अस्पतालों में काम करती हैं। और मैं समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की भी है कि वो ख़वातीन को के इन मसाइल पर तवज्जो दे। और आज हमारा मकसद भी यही है कि हम इस अहम मसले पर बात करें, ना सिर्फ उन ख़वातीन को आगाही दें बल्कि हुकूमत वक्त के साथ भी हम को भी झंझोड़ने की कोशिश करें कि इंतहाई अहम मसला है। जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर इस तरह के जो वार्ड्स हैं वहाँ पर किस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं जो ख़वातीन को दी जाती हैं जब वो इस तमाम तर ज़िचकी के मराहिल से गुजर रही होती हैं, और या फिर क्या फिर मुश्किलात होती हैं जिनको फेस करना पड़ता है। तो इस सारे मामले पे भी हम बात करेंगे। खास तौर पर आज की हमने इस सेगमेंट को जो डिजाइन किया है उसमें डॉक्टर बिल्किस तो हमारे साथ हैं ही, मुफीद मशवरे, टोटके, ये सारी चीजें। ओ वाओ, कट हुआ। एक मिनट, कैम दोबारा तो दिखा है। वाह, किचन सवेद बिल्किस साहब हमारे साथ है सुबह पाकिस्तान में। अब ये मजे मजे की चीजें बनाएंगी, लेकिन उस खातून के लिए, उस माँ के लिए जो कि प्रेग्नेंट है, ज़चगी के दौरान एक माँ को अपना ख्याल कितना रखना है, ये सारी बातें हम करेंगे। ना सिर्फ खाने पीने के हवाले से बल्कि हमारे साथ योगा एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। वसीम ताई साहब, कौन नहीं जानता आपको, माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया आपने, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, तो आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू। हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगी, गायनेकोलॉजिस्ट भी होंगी, ये सारी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम डॉक्टर बिल्किस की तरफ चलेंगे। और डॉक्टर Okay. बिल्किस जाना कहना है? थोड़ा वो मुझे लगता है जाना है बिल्किस आपा से नहीं अभी इधर ही बैठ के बात कर लेते हैं। मैं क्योंकि आज शायरी का आलमी दिन भी है और आपका गला भी खराब है, मैं एक लाइन आपको जरूर डेडिकेट करना चाहती हूँ। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें दी तुझे कि गला बैठ गया, क्योंकि हमने इतना बुलाया आपको लाहौर में, आपका गला भी बैठ गया। और फाइनली आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो बिल्किस साहब, जब हम माँ और बच्चे की सेहत पर बात करते हैं, सबसे पहले तो क्या ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक औरत को ग़िज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, हम प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले के 3 महीने, फिर मतलब कि 1 to 3 मंथ, 3 to 6 मंथ और 6 to 9 मंथ। अब होता ये है कि शुरू में हमें होना चाहिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी, सही है। अब ऐसा होता है कि जैसे ही पर खुशखबरी आती है और जहाँ बुजुर्ग खवातीन नहीं हैं, अब जहाँ वो उन चीज़ों को, नेचुरोपैथी को मिथ माना जाता है कि सब फजूलियात है, ये नहीं करना चाहिए, वहाँ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आते हैं। जैसे पहले के ज़माने में शुरू के 3 महीने में कोई भी जूसेस नहीं दी जाती थी, फ्रूट्स दे दिए जाते थे कि लेकिन जूस नहीं। जैसे अब मेडिकल साइंस कहती है कि विटामिन ए जिसमें ज़्यादा हो वो शुरू के 3 महीनों में नहीं देना चाहिए। ठीक। जैसे गाजर में अब ABC जूस बहुत मशहूर है। कौन सा? ABC, एप्पल, कैरेट और सी, ए बी, बनाना? ABC ना, ABC, हाँ, बीट A for रूट एंड apple? कैरेट। हाँ? एप्पल, बीट रूट एंड कैरेट। बनाना? नहीं नहीं। नहीं, अच्छा, नहीं। ABC जूस कहते हैं एप्पल, B से बीट रूट, C से कैरेट। अब ये जूस बना बना के अगर आप देंगे, विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, तो हो सकता है फिटस को नुकसान पहुँचे। तो शुरू के 3 महीनों में जूसेस अलाउ नहीं है, ओके। और वो चीज़ें जो आपको एलर्जी पैदा कर सकती हैं। जैसे सब कहते हैं कि रेड चीज़ें खाओ, तो पहले के 3 महीनों में कौन से जूसेस पीने चाहिए? आपको गाजर का जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। पीना कौन सा चाहिए? कोई जूस नहीं पीना अच्छा, चाहिए। पीना ही नहीं है जूस? नहीं, जूसेस नहीं पीना। आपने सेब खाना है, सेब खा लें, बनाना लेना है, अमरूद बहुत अच्छा है। अच्छा, शुरू में क्या नहीं खाना चाहिए? पपीता नहीं खाना चाहिए, ओके। पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, ओके, एक मिनट, स्ट्रॉबेरीज आप नहीं आपके खानी पास आते चाहिए। हैं। जी जी बिल्कुल, आ जाए। दुआ जरा, क्योंकि आपा की जो टेबल है वो बहुत सजी हुई है, तरह तरह के फ्रूट्स पड़े हुए हैं, तो ज़रा मुफीद होते हैं। ये है पपीता, ये नहीं खाना। बिल्कुल नहीं खाना। और क्या नहीं खाना? ये स्ट्रॉबेरी ये नहीं खाना। नहीं खाना। और हमारे यहाँ एक होता है कि खून बनेगा, खून बनाने के लिए सबसे पहले कलेजी खिला दी जाती है कि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है तो बोलते हैं कि कलेजी का इस्तेमाल ज़्यादा करो, तो वो भी नहीं खानी? नहीं खानी, एलर्जी हो सकती है। और ख़ास कर मुर्गी की कलेजी नहीं खानी, क्योंकि मुर्गी की जितनी बीमारियां अगर चेक करना होता है तो उसकी कलेजी से चेक करते हैं। सही है।
तो ये चीज़ें तो ये सब डोंट्स में आती हैं कि आपने ये तो लेना फर्स्ट ही 3 नहीं। मंथ्स ये ठीक चीजें है, नहीं और ये खानी। पपीता भी डोज में आता है। हाँ, पपीता भी ये बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा, ये नारियल मैं ले जाऊं? मैं उधर ना ताई साहब के पास बैठना चाह रहा हूँ, तो मैं जरा ना, अच्छा ये तो खोला ही नहीं हुआ यार, मैं क्या करूंगा अब? इतनी मजे मजे की चीजें देख के अब मैं क्या करूं भाई? तो स्ट्रॉबेरीज तो अभी खा से ये सकते चीजें हैं नहीं ना, अभी खानी भगवाते हैं। ये नहीं खाना। ठीक है, और खाना क्या है कि अगर आपका दिल कर रहा है फ्रूट का तो आप जूस नहीं ले सकते, लेकिन वैसे एप्पल खा हाँ, सकते हैं। आप एप्पल खा सकते हैं। अच्छा, एक और मिथ है कि हम खजूरें नहीं खा सकते, बल्कि खजूर खाना चाहिए, क्योंकि शुरू के जो मंथ है उसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। आगे जाके आपको पाइल्स भी हो सकती है, और ये बहुत Okay. कॉमन है। हमें बात करनी चाहिए वो जो लोगों के फायदे के लिए हो। सही। ठीक है, तो मैं कहूँगी जो प्रेगनेंसी में अच्छा जो फ्रूट है, जो आपके लिए बहुत अच्छा आपका फ्रेंड है, फ्रेंडली फ्रूट है वो, और बहुत मतलब कि तकरीबन साल के 12 महीने मिलता है, वो है अमरूद। अमरूद का इस्तेमाल आप जितना करेंगे, खजूर 7 खजूरें डेली आप ले सकते हैं। अमरूद मुसलसल खाना? अमरूद जी और बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी बूटी जिसको हम सच्ची बूटी भी कहते हैं। इंग्लिश में बॉटनिकल नेम इसका फिगोनिया है, और इसको दमासा कहते हैं। ठीक है, इस पे रिसर्च है कि ये जो है डीएनए में जाकर चीज़ें तब्दील कर देता है। तो और ये अब मैं नहीं कह रही हूँ, अब ये दुनिया कह रही है, मगर खुदारा आपने सिर्फ एक चावल के दाने के बराबर देना है। दमासा बूटी लेनी है, उसको वो बहुत कांटे वाली होती है, और दमासा बूटी भी 2 तरह की होती है, जिसमें बेतहाशा कांटे हो, वो सच्ची वाली है, जिसको नेचुरोपैथी में सच्ची बूटी कहते हैं। वो किसी भी किस्म का वायरस बॉडी में उसको ख़त्म करता है, और थैलेसीमिया मेजर वालों के भी काम आता है, सही। उनकी ज़िंदगी बेहतर करने में भी। ठीक। और ये दुआ मैं बता दूं आपको, चाहे 5 साल लगे, आपने खाते रहना है। और खाने का तरीका मैं बता देती हूँ। उसको पीस लें, पीस के पाउडर बनाएं, पाउडर बना के देसी घी में हल्का सा भून लें, आपकी दवा तैयार हो गई। उसके बाद समझ लें कि मैं यहाँ पे, ये तो मेथी है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। जी जी। आपने सिर्फ थैलेसीमिया मेजर बच्चों को सिर्फ इतना सा देना है, 1 चावल के दाने के बराबर। दिन में कितनी दफा? दिन में 3 दफा हर खाने के साथ। ठीक है। 1 चावल के दाने के बराबर, इससे मिकदार नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, इससे होगा क्या? उनका जो आयरन अगर ब्रेक नहीं होता, वो बहुत तकलीफ में होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनका ब्लड ट्रांसफ्यूशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर हर महीने करा रहे, आहिस्ता आहिस्ता ये अरसा आपको 6 महीने से साल लग सकता है, मगर अगर आप देते रहेंगे ठीक तो है। उनमें तब्दीली आती सही, रहे। छोड़ना सही। नहीं है। और जी, sometimes बिल्कुल नहीं हम छोड़ना। बड़े बेसब्रे होते हैं कि आज कोई चीज खाई है और उसका फौरन जी, हल निकल और आए, ऐसा बूटी नहीं भी होता। सही वाली लेनी है। अच्छा, बिल्कुल उसकी सही, भी कोई बिल्कुल खास सही। पहचान होगी कि ये असल बूटी है या नहीं है? नहीं, देखिए इसमें होता है, एक में बहुत कांटे होते हैं और एक में थोड़े से कम कांटे होते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल होता है। तो मैं आपको आसानी से बता रही हूँ, जिसमें बेतहाशा कांटे हो वो सच्ची बूटी। सीम ताई साहब से हम थोड़ा योगा पे भी बात करना चाह रहे हैं, तो आते हैं अभी वापस। बिल्कुल। उतनी देर में कोशिश करते हैं कि बिल्की साहब हाँ, क्या वो- बना रही है, मैं चीजें जरा देख मुझे ना वो मुझे लग रहा है कोई शायद शेक आपको भी कुछ नहीं बनेगा, मिलेगा, मैं मिल्क शेक काउंटर पे बनेगा, हूँ, जो भी बनेगा मैं ही ओके। सीम ताई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दुनिया भर में योगा के बेहतरीन उस्ताद आप समझे और माने जाते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी इनोवेशंस हैं। तो हम बेसिकली आज माँ और बच्चे की सेहत की बात कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज योगा कितना ज़रूरी है दौरान ज़िंदगी एक माँ के लिए? इसमें ये है कि जैसे अभी पहले बताया इन्होंने कि भाई हमारे एक तो मुल्क में प्रॉब्लम है, आपको पता है, हर क्लास के लोग हैं, खाने का मतलब इस तरह के इश्यूज़ भी हैं ऐसा, और ज़्यादातर वो उन लोगों के हैं ऐसा, क्योंकि एक क्लास तो सब कुछ अफोर्ड कर सकती है, लेकिन ज़्यादा लोग, मेरा क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा जो बड़ा नेटवर्क है 99% वो नॉन कमर्शियल है। तो पूरे पाकिस्तान में मैं लास्ट 40 ईयर से उन लोगों को फ्री करवा रहा हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग ज़्यादा हैं। इसलिए जो चीज़ मैंने डिज़ाइन की है, मैं मतलब ये है कि पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको लास्ट ईयर बेस्ट
बेहतरीन उस्ताद का आलमी अवार्ड मिला है। वाह, माशाल्लाह। तो उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब आपका कुछ खर्च नहीं होता, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको कोई ऐसा कोई बॉदर नहीं करनी पड़ती जिसके लिए। तो वो हर बहन, बच्ची, माँ जो भी है, ये सबके लिए ही ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले अपने आप को सही रखना है। ऐसा सही, फिर बच्चे का वो जो है प्रोसेस या बच्चे में वो चीज़ें नहीं आएंगी अगर आपकी अपनी हेल्थ सही है। जैसे कि आप देखते हैं कि अक्सर बच्चों के लंग्स वीक, हार्ट में होल, समझे, साइनस का प्रॉब्लम, मतलब ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि उसकी माँ जो है उसकी प्रॉपर हेल्थ नहीं है। ऐसा बिल्कुल सही। तो ये तब उधर ट्रांसफ़र होती हैं। ऐसा तो जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे ज़रूरी है कि माँ को ख़ुद को अच्छा रखना है, और उसके लिए ठीक है, मतलब आपकी जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन डाइट के अलावा अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ दी है जो सब जगह फ्री है। ऐसा जो उसके लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं अभी बताऊंगा, और मैं पिछले 40 साल से लोगों को बता रहा हूँ, चैनल्स पे भी बता रहा हूँ कि आप उसको करें, कोशिश करें। आप देखें, ओवरनाइट तो एक नहीं हो सकता कि आपको रिज़ल्ट मिले, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा, और उसका फ़ायदा भी होगा, आपको भी होगा, बच्चे को भी होगा, एंड आफ्टर डिलीवरी तो भी आपको फ़ायदा होगा कि आपकी डी शेप नहीं होगी, आपका बिल्कुल स्किन सैग नहीं करेगी। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं इसमें है। सही। और सिंपल क्या है, वो सांस है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अच्छा। जो ऑक्सीजन है जो हर जगह आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं जाना है। ऐसा तो वो क्योंकि अभी प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ मैक्सिमम मैं उसको वो करूँ, लेकिन सिंपल आप उसको मतलब आराम से सांस लें, थ्रू नोज़ और थ्रू माउथ जो है ब्रीद आउट। ओके। तो ये आप सिंपल, लेकिन प्रेशर से नहीं, मतलब ये प्रेशर से उन लोगों के लिए नहीं और है। नाक और मुंह दोनों से आप इसको फिर आउट कर रहे हैं सांस? नहीं, थ्रू नोज आप इनहेल करेंगे और थ्रू माउथ एक्सेल। एक्सेल। और क्योंकि अगर तो मतलब आप प्रेगनेंसी में हैं तो फिर आपको बड़ा स्मूथली वो लेना है ऐसा। और कोशिश करें कि अगर आप इन मुद्रास में बैठ सकते हैं, मतलब इनके फ़ायदे होते हैं। अगर आप इस पोजीशन में बैठते हैं, ऐसा इसमें भी बैठ सकते हैं, इसमें भी बैठ सकते हैं, तो ये कहीं आपको कुछ जाना नहीं है। मतलब मैं बताने का मकसद ये है कि जो अभी इन्होंने बताया कि हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट को भी बहुत से हैं, तो हर जगह इंसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये चीज़ हर जगह कर सकता है ऐसा। तो फर्स्ट तो उसमें ये है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। 5 to 10 टाइम्स आप सुबह भी करें और शाम को भी करें। यूँ आराम से सांस लें और आराम से ही आपको मुंह से सांस छोड़ना है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? देखिए, आपके जो एक तो आपको खुद को फ़ायदा होता है ऐसा, आपकी ऑक्सीजन, जैसे हम लोग कहते हैं जी हमें पानी पूरा करना है, ऐसा पानी पीते हैं, तो इस तरह हम ऑक्सीजन पूरी नहीं अपनी लेते। आप और मैं बैठे हैं तो हम एक छोटा सा सांस ले रहे हैं, हमारे लंग्स जो है इतना काम कर रहे हैं ऐसा। तो क्या है कि हम ऑक्सीजन पूरी ही नहीं लेते, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बड़ी पुअर होती है, आपकी हर जगह हर सेल पे वो ब्लड नहीं पहुंचता। तो जब आप ब्रीदिंग करते हैं और लंबे सांस लेते हैं तो आपकी ऑक्सीजन बॉडी की पूरी होती है, जिससे आपके बहुत से प्रॉब्लम्स जो है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होती, ख़ास तौर पे इन औरतों के लिए जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए। तो क्योंकि उसकी ऑक्सीजन पूरी होगी तो बच्चे की भी पूरी होगी ऐसा। बिल्कुल, वो अपने बच्चे के लिए वो सारा वो कर रही है ऐसा। एक तो हो गई ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यस। और ये एक्सरसाइज स्टार्ट से शुरू कर दें? यस, शुरू से आप थ्रू आउट करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो सब कर सकते हैं, आप और हम जो नहीं हैं और जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी है ऐसा। कहने का मकसद है कि ये वो चीज़ें हैं जिस पे कोई कॉस्ट नहीं है ऐसा, और हर जगह आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठे हैं, अगर खुली फ़ज़ा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी अच्छा है ऐसा। तो उसमें नंबर 1 तो आपको ये करना है, 5 से 10 दफ़ा आपको सांस ये लेना है और छोड़ना है। और सेकंड फिर इसी तरीके से सेकंड एक्सरसाइज आपसे पूछते हैं। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज है खास तौर पर, और ये कोई भी ले सकता है, और बड़ी आसान सी भी है। सांस लेनी है और उसको छोड़नी है, 5 to 10 टाइम करें और दिन में 2 दफ़ा कर ले। दूसरी एक्सरसाइज क्या होगी वो भी जानेंगे। बिल्कीस आपा भी साथ है और आज इनकी टेबल सजी हुई है, लगता है बहुत अच्छा कुछ बनाकर प्रैक्टिकली भी हमें दिखा रही हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद आपने देखते रहना है सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक सब सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज मुझे लगता है शायरी का वर्ड है, गला ख़राब होने का कोई आलमी दिन है। मेरा भी गला बैठते ही जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। एक्चुअली सेहतमंद माँ जो है वो सेहतमंद बच्चे को जन्म देती है, तो उसके लिए ज़रूरी एक्सरसाइजेस क्या हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना, ये सब कुछ आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम आपको बता रहे हैं। तो जमील बहुत खामोशी से बैठे हुए हैं। जमील, आपके पास तो मेहमान भी बहुत आ चुके हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, तो आप दूसरी एक्सरसाइज भी सीख लें। अच्छी लगी है मुझे एक्सरसाइज। आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे ऑक्सीजन मिल रही है मेरे दिमाग को, मेरी पूरी बॉडी को। कि आप एक्स्ट्रा 5 मिनट से एक्सरसाइज करें तो कैसा फील? नहीं, मैंने ब्रेक में ब्रेक ले ली थी। अब फिर से कर रहा हूँ। ओके जी, हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को माँ और बच्ची की सेहत के हवाले से। तो हमें ज्वाइन किया है यमुना चट्टा साहिबा ने, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, पहले भी आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा रही, आपको अगेन वेलकम करते हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और उनके साथ है डॉक्टर साइमा, गायनोकोलॉजिस्ट हैं आप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक और मामला है जिसमें आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस बहुत कम होती है। हमने 2-3 शोज़ में कोशिश की थी कि डिफरेंटली इसके जो सेगमेंट्स है उसको किया जाए, लेकिन शायद अब जो हमने एक प्लान किया है, चूँकि दुआ जो है वो थोड़ा ये कह रही थी कि बहुत से फेजेस होते हैं, हर माँ के बाद जो माँ आते हैं, जो फेजेस आते हैं एक माँ को, जिसमें स्ट्रेस से लेके डिफरेंट बीमारियां होती हैं, तो उन सबको कवर करते हैं। तो यही हमारी आज की कोशिश है। तो आपने एक एक्सरसाइज बताई और साहब दूसरी एक्सरसाइज मैं चाहता हूँ आप जल्दी से बता दें। जी, दूसरी आपको इसी पोजीशन में ही बैठना है। आप नीचे ऊपर जहाँ भी आपको आसानी है बैठ सकते हैं। तो आपने उसमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से आप स्टार्ट करेंगे ऐसा, और राइट जो है वो आपको प्रेस करना है, और लेफ्ट से आपको ब्रीद इन करें, और फिर आपको लेफ्ट प्रेस करना है और राइट से ब्रीद आउट। ओके। और फिर राइट से ब्रीद इन, और फिर राइट प्रेस और लेफ्ट से ब्रीद आउट। वाओ। अच्छा, ड्यूरिंग जब भी आप ये कर रहे होंगे तो आपको अल्लाह का नाम कंसंट्रेट करना है ऐसे। ओके। तो उसमें आप जो भी खातून है, जो मतलब वैसे भी अगर आप करेंगे तो अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, आपका बीपी, आपकी हर चीज़ बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। तो वैसे अगर आप इसको मतलब ये है कि थोड़ा स्लो इसको रखें, और उसमें आपको ज़रा सांस को लंबा लेना है ऐसे 1, और फिर लेफ्ट प्रेस और राइट से ब्रीद आउट। ये भी बड़ा रिलैक्सिंग है। अगर आप अल्लाह के नाम को अभी होल्ड नहीं करें ऐसा। अच्छा, होल्ड नहीं ये उनके लिए है जो जिसके प्रोग्राम चल रहा है ऐसा। ठीक है। अदरवाइज जो दूसरे लोग हैं उनको होल्ड भी करना है, और होल्ड करने का ये है कि आपको जितना टाइम में सांस लेना है उतना ही टाइम आपको होल्ड करना है, उतना ही टाइम में ब्रीद आउट करेंगे, और उतना ही टाइम में ब्रीद इन करेंगे, फिर होल्ड करेंगे। तो आप थोड़ी देर के लिए सब चीज़ों से कट जाएंगे। जब इस चीज़ को आप कंसंट्रेट कर रहे होंगे तो आप थोड़ी देर के लिए सब चीज़ें, क्योंकि आपको इसी को मैनेज करना है कि कितना टाइम मुझे लेने में है, होल्ड करने में, यानी टाइम इक्वल होगा ऐसा। लेकिन जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें होल्ड नहीं करना। सही, उसमें आपने ब्रीद इन किया है और उसके बाद आप ब्रीद आउट और उसी साइड से फिर ब्रीद इन, ठीक, और फिर ब्रीद आउट, और जिससे आप आउट करेंगे उसी साइड से फिर ब्रीद इन। तो जब आप इसको यानी यहाँ से जाएगा वापस आएगा तो 1 राउंड होगा, जो आप 3 टाइम्स 6 टाइम्स अगर आप करते हैं तो अल्लाह का नाम अगर आप फोकस करेंगे तो आपको एक तो थोड़ा रिलैक्स भी होंगे, और उसमें आप ये जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो भी हैं तो उसमें आप ये दुआ कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए कि इसको अल्लाह ताला मतलब सेहतमंद हर चीज़ उसकी जो है वो सही हो। और वो एक माँ का अपना एक होता है ऐसा कि जब वो कंसंट्रेट करेगी और उसको पूरा फोकस करेगी तो दिन ब दिन वो बेहतर होता जाएगा, वो मतलब उसको रिजल्ट उसका अच्छा मिलेगा। तो यही है कि आपको माँ को अपने आप को अच्छा रखना है,
तो बच्चा Automatically हाँ फिर बेहतर सही। होगा, माँ वो को स्ट्रेस अपने में आप नहीं को होगा। अच्छा माँ स्ट्रेस रखना में होगी तो बच्चा भी आगे देखेंगे उसी बिल्कुल, तरह चल रहा बहुत होता अच्छी है। दो exercises जो हाँ मतलब आपने ये सब बताई। चीज़ें जो है ना वो फिर साथ साथ चलेंगी, लेकिन माँ को अपने आप को एक्सरसाइज भी बिल्कुल करना सही। है, अपना फूड भी सही रखना है, और स्ट्रेस से अपने आप को दूर रहना। बचने के लिए तो भी एक्सरसाइज है ऐसा। बिल्कुल जब आप थोड़ी देर करेंगे इसको तो आप एकदम रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल सही। वसीम भाई और भी मजीद भी आपसे एक्सरसाइजेस जी, हम thank you। जानेंगे। तो अभी बिल्किस हम साहबा, जैसे सेहतमंद माँ की बात होती है, आपने कुछ चीजें बताई, ये नहीं खानी, जूस नहीं लेनी, और आप वैसे एप्पल ले सकते हैं, फिश भी नहीं खानी। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, जो कॉमन होती हैं? जब हर्बोलॉजी में, नेचुरोपैथी में हमारी हद एक लिमिट है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाए आपको गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है, जो वो कहे आपने वो करना है। कोई भी टोटके घर पे नहीं करने, ठीक है। खुद से नहीं करने। हो सकता है कि वो रेमेडी आपके लिए नहीं हो, लेकिन खुराक के तौर पे आपने क्या क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ें आप कैसे उसको हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्टार्टिंग में आपको वॉमिटिंग, नोजिया बहुत फील होता है, तो घर पे हर्बल रेमेडी कौन सी हो सकती है? सौंफ अच्छा, और छोटी इलायची लेके दूध में उबाल लें। ठीक। वैसे ही आप दूध पीते हैं तो छोटी इलायची और सौंफ के साथ आप दूध जो है ना उबाल के पिए। ठीक है। अच्छा, मेथी का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करना। मेथी का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर आपको शुगर है, हो जाता है कि जैसे शुगर हो जाती है, लेकिन अब कुछ लोगों को हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब हो या इस दौरान तो आप हार्मोन- मेथी का कहवा पी सकते हैं? नहीं, हार्मोन डिस्टर्ब हो तो पी सकते हैं। अच्छा। मेथी के लिए कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज है, तो मेथी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मेथी आपकी शुगर को फ़ौरन लो कर सकती है, ओके सही ना, हाइपोग्लिसरीमिया में जा सकती ठीक है। ये उनके लिए जिनकी शुगर जैसे डायग्नोज हुई है प्रेगनेंसी में, जी। तो भी उनको किस तरह लेना है? सिर्फ पत्तों वाली मेथी, इतनी सी, ये मेथी आपने चुटकी ली, है ये, जी चुटकी, चुटकी, बिल्कुल। उसको 2 चम्मच दही में मिला के किसी भी खाने के साथ खा लें। ठीक हो ये गया। एज ए नेचुरोपैथ मैं आपको बता रही हूँ, इससे मिकदार आप नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ें पूरी प्रेगनेंसी में आपकी बहुत मदद करती हैं। आंवला वैसे एक फ्रूट है, मगर इसको जोड़ दिया गया है नेचुरोपैथी से। जी। वो बालों के लिए भी बहुत अच्छी है, मगर प्रेग्नेंट खवातीन के लिए बहुत अच्छी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए बहुत अच्छी है। एक आंवले का मुरब्बा मिल जाता है, अगर घर में बना ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक आंवले का मुरब्बा सुबह, और बही जिसे सफर जल कहा जाता है, वही ये तो बही खून भी बनाता है ना? जी बिल्कुल। एक बही का मुरब्बा जो है, जैसे बही का मुरब्बा मिल जाता है, ठीक है। ये आपने लेना है शाम में। इसको आप दही में ब्लेंड करके स्मूदी बना लें या दूध के साथ शेक बना लें, ओके। आपकी मर्जी है। मैं बही जो है दूध में या दही में? मैं दही में। दही में बना रही हैं, तो आप कोई और मैं कहने लगा था तुम मेरे लिए शेक बना देना। अब मैं मुझे थोड़ी सी आपकी बातें आवाज नहीं आ रही, आप सवाल करें, जवाब ओके। दें, हम इधर बिजी हैं। ठीक है। जिस तरह बिल्किस आप अभी कह रही हैं कि ये चीज़ें जितनी ज़रूरी हैं एज अ हर्बलिस्ट, वो जो चीज़ें बता रही हैं टोटके वो तो हैं ही, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं भूलना। तो डॉक्टर साहिबा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे बेसिकली कि वो माएँ या वो घर जहाँ पर एक जो औरत है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इग्नोर करती है अपनी सेहत को, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाने को। खास तौर पर देखिए मर्द की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो उसको बार बार पोक करे कि यू नीड टू गो टू द गायनोकोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, व्हेन इनिशियली यू नो दैट यू आर अ प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है, तो आपकी क्या एक एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है और कैसे आपको फौरन से उस चीज़ में ढल जाना चाहिए कि नहीं, अब मैं बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ दूसरी ख़वातीन से, तो अब मुझे डेली रूटीन चेकअप और इन सारी चीज़ों के लिए जाना है? जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, उस वक्त एक तो ये मैं बताऊं कि जो प्रेगनेंसी है, इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स जस्ट अ फिजियोलॉजिकल स्टेट। इसको लिया जाता है कि जी वो हो गया, ये हो गया, इस तरह नहीं करना। लेकिन प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है तो हम उनको कहते हैं कि फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, क्योंकि फॉलिक एसिड एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसकी कमी से हमें बहुत न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बच्चों के अंदर आ जाते हैं, जो एक छोटी सी गोली है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो छोटी सी गोली भी नहीं लेती, उससे मोस्टली नॉन कंप्लाइंट होती हैं, जिनको हम बहुत स्ट्रेस करते हैं कि जैसे ही प्रेग्नेंट हो, बल्कि हम तो बिफोर दे आर कंसीविंग, लाइक 3 months बिफोर कंसेप्शन दे शुड स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का इतना ज़्यादा रोल है ताकि बच्चे जो पैदा हो रहा है उसके अंदर कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो।
फिर औरत को बेचारी को नौजिया एंड वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, जो कोई रिलेट नहीं कर सकता। उनको कभी किसी से की स्मेल से नौजिया हो जाएगा, कभी किसी मतलब किसी भी चीज़ से नौजिया हो जाएगा, परफ्यूम से नौजिया हो जाएगा, कई दफ़ा हस्बैंड से नौजिया हो जाता है उनको। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये इट्स अ नॉर्मल थिंग, और हमें उसके साथ उसको जो है उसको सपोर्ट करना है औरत को। उसके साथ हम उनको मेडिकेशंस देते हैं उसके लिए कि उनको नौजिया वॉमिटिंग वो वाली मेडिकेशन देते हैं विच आर टोटली सेफ इन प्रेगनेंसी, विच आर सेफ फॉर द मदर एज वेल एज फॉर द बेबी। फिर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये होता है कि कई लोगों को कोई थोड़ा सा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, कई लोगों को इन्फेक्शंस हो जाती है, किसी टाइप का भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इट हैज़ टू बी ट्रीटेड, वो भी उन मेडिकेशन से जो सेफ़ होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद हम उनको ये कहते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट हों, जब वो उनके तकरीबन 6 वीक्स हो जाएं या 7 वीक्स हो जाएं, तो कम से कम एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, ताकि वो देखें कि बच्चे की हार्ट बीट है, बच्चा सही है, बच्चा यूट्रस के अंदर है। कई दफ़ा हमने ये भी देखना होता है कि बच्चा यूट्रस के अंदर, कई दफ़ा ट्यूब में बच्चा हो जाता है, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। औरतों को पता ही नहीं होता, वो ब्लीड करती हैं एंड जो मदर की डेथ तक भी ले जा सकता है। तो जस्ट टू बी श्योर के बेबी जो है इट्स इन द यूट्रस और उसकी कार्डियक एक्टिविटी है, वो बेबी ठीक है, वो हमने एक शुरू में स्कैन करना होता है, वो हम श्योर हो जाते हैं कि जी बेबी ठीक है, एंड हम उनको बता देते हैं कि किस तरह करना है। दूसरा ये कि उनको बताना है, डाइट बताना है कि उनसे ज़्यादा नहीं खाया जाता, अक्सर कंप्लेन करती हैं हमसे खाया नहीं जाता, तो हमें उनको बताना है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 मील्स उनको 6 खाने लेने, छोटे मील्स, ताकि वो टॉलरेट कर सके। उनको जितना फुलनेस होगी इतना वॉमिटिंग करेंगी वो, तो उस चीज़ को हमने उनको काउंसलिंग करके उनको सारा बताने, स्पेशली द हस्बैंड नीड्स टू नो ऑल दीज थिंग्स एज वेल। एग्जैक्टली, दिस वाज द पॉइंट एक्चुअली मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि ये सिर्फ खवातीन की ही जिम्मेदारी, या एक खातून प्रेग्नेंट है तो बाकी घर की खवातीन की ये जिम्मेदारी नहीं, एक मर्द की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एंड द वुमन इज नॉट हैविंग अ बेबी, कपल इज हैविंग अ बेबी, ठीक है ना। तो वो उसके अंदर 50% उसका है, उसको अगर तो इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाए तो औरत तो वैसे ही ठीक हो जाती है। हमारे साथ फरहाना डीजी खान से। फरहाना अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी आप? वालेकुम, हेलो, डॉक्टर से बल्कि से बात करनी थी। जी वो सुन रही हैं आपको, आप पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 4 साल का, मैंने इसके सारे टेस्ट वगैरह करवाए हैं मुल्तान पे, अल्लाह का शुक्र है सारे टेस्ट ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी करवाया है, लेकिन वो बार बार पेशाब करता है, छोटा पेशाब बार बार करता है, तो मुझे उसके बारे में आपसे पूछना था। ठीक है, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, उन्होंने कहा टेस्ट सारे क्लियर है। ठीक हो गया। फरहाना, आप प्रोग्राम देखते रहिए, अभी आपको बिल्किस साहब बताते हैं। सिद्रा हमारे साथ एक और कॉलर है, उन्हें भी ले लेते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, गुड मॉर्निंग, क्या पूछना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लैया से बात कर रही हूँ। जी सिद्रा, आप लैया से बात कर रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा यह मसला कि 1.5 साल हो गया मेरी शादी को जी, और मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई। ठीक है, कुछ पूछना चाहिए? और मेरे मेंसेस भी इर्रेगुलर हैं। अच्छा, मेंसेस ठीक हो गया सिद्रा, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, अभी आपको जवाब मिलता है। शबाना है हमारे साथ कराची से, एक और कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम शबाना, गुड मॉर्निंग, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं ना थोड़ा सा टॉपिक से रेलिवेंट होके बात कर रही हूँ कि मैंने आपसे ये कहना है कि ना, जी मैंने ये कहना था कि मैं ना जी शबाना, आप टीवी में अपनी आवाज ना सुने, आप हमारे से मैं बात 13 इयर्स की हूँ, मेरे फेस के ऊपर ना टीनेजर्स वाले पिंपल्स हैं। अच्छा, ठीक है, आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं? जी, और मेरा कलर जो है ना वो सांवला है, तो आप प्लीज मुझे कोई ऐसी टिप बताइए। प्लीज आपको कुछ बता देते हैं। शबाना कराची से बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, अभी आपको बिल्किस साहब बता देती हैं। अब आपके पास 3 सवाल हैं बिल्किस साहब। अच्छा, सबसे पहले जो अब बच्चे का था, जो बार बार उन्होंने कहा कि टेस्ट सारे क्लियर हैं, लेकिन वो बार बार यूरिन पास करता है, तो उसके लिए ये है कि बच्चों को हम सिखाते हैं कि आप जब यूरिन करें तो 3 दफ़ा खांसें, ये सबके लिए। आगे जाके बच्चे को प्रोस्टेट का कोई मसला नहीं होगा। जैसे मैं अपने बेटे को मैंने ट्रेन किया, मैं कहती हूँ हुसैन तुम्हारी खांसने की आवाज़ नहीं आ रही है, कह रहा मम्मा मैं यूरिन करने के बाद खांस रहा हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं आवाज़ आई। तो मैं सारे जितने भी मेल सुन रहे हैं, माएँ सुन रही हैं, वो अपने बेटों को शुरू से ट्रेन करें ताकि उनका ब्लैडर सही तरीके से एम्प्टी हो। एक अच्छा, दूसरा, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए नेचुरोपैथी में पान की जड़ बहुत अच्छी होती है। पान की जड़? जी, पान की जड़ को पीसकर शहद में हम वज़न मिला लें और पिंच दे दें। अच्छा, एक और टोटका बहुत अच्छा है,
वो है केला। मगर केला छिलके समेत इसका शेक बना के देना शुरू कर दें। इससे भी देखेंगे कि बच्चों का जो यूरिन का मसला है वो हल हो जाएगा। लेकिन एक केला नहीं, 2 केले छिलके समेत ये काटना है आपने, ये वाला हिस्सा काटना है। और हमारे यहाँ पे एक बदकिस्मती ये कि हर चीज़ को पकाया जाता है, तो इस पर कुछ लगा हुआ होगा, कोई अगर केमिकल लगा हुआ होगा तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसे साफ पहले करें। आपने केले को धोना है, उसके बाद इसके छोटे छोटे कट करके 1 कप पानी लेके उसमें उसको बॉईल करें 2 मिनट के लिए। उसके बाद दूध के साथ इसको ब्लेंड करके शेक बना के बच्चों को देना शुरू करें। इसमें आप शहद शामिल कर दें, सफ़ेद तिल या काले तिल शामिल कर दें। इससे भी यूरिन की जो प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है। सही। और दूसरा मसला जो था, कहने कि 1.5 साल हुआ है, अब प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं हस्बैंड के साथ, हस्बैंड और वाइफ। वैसे तो मैं जैसे मेरी स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि 2 साल तक कुछ भी ना कराएं। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप जितनी जल्दी जाएंगी, जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेट कराएंगी इतना अच्छा है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद हम कुछ बता सकते हैं। सही। और एक बच्ची ने भी कॉल की अच्छा। प्लीज के साथ, इसलिए मुझे याद है। अच्छा, कि इसके pimples लिए बहुत हैं। हाँ, इसके लिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, वैसे हम प्रेग्नेंट वुमेंस को मना करते हैं, मगर स्ट्रॉबेरी आपके लिए बहुत अच्छे। 2 स्ट्रॉबेरी लें, दही में ब्लेंड करें और इसके साथ आपने क्या करना है, मिंट, पुदीना, घर के जो 7-8 पत्ते पुदीना, इन सब तीनों को मिक्स कर लें। अगर आपको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी नहीं है, इसको लगाने से आपके पिंपल्स जो है ख़त्म हो जाएंगे। और आपने जो है ना विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा करना है, जैसे अमरूद खाएं, अपनी ग़िज़ा से अपने आप को सही करें। और अभी आप सिर्फ 13 की हैं और बाज़ औक़ात पिंपल्स जो होते हैं इस एरिया में या कान के पीछे या ये एरिया या यहाँ अगर आप देखें पिंपल्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है सर की खुश्की की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, तो हाइजीन का ख्याल करें और सर में अगर खुश्की है तो उसको दूर करें। सही। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने स्मूदी बनाई है। जी, इसमें स्मूदी भी बनाई। और दही का मिक्स करके इसको ब्लेंड किया है और शहद डाला और शहद डाला है। वो इन्होंने इसलिए डाला है कि मैं इसको पी सकूं, क्योंकि मैं कह रही थी मैं इसको ले सकती हूँ। तो ये अब इसके फ़वाइद आपने पहले ही बता दिए। जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है। ये जो चीज़ें नेचुरोपैथी में आपको बता रही हूँ, इन सब में फोलेट के मिकदार जो है वो ज़्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि आंवले का मुरब्बा और दही। अब पता है हमारे यहाँ क्या होता है, माजरत के साथ मैं अपने पंसार भाइयों से और जो चीज़ें देते हैं उनसे कह रही हूँ, आप लोग टिंडे में ना, टिंडे को कलर करके आप लोग जो है ना बही बना देते हैं। ओहो, तो प्लीज़ आप लोग जो लेने जाएं वो भी देखें कि इंटरनल जो इसका शेप हो ना, हार्ट शेप। सफरजल जो होता है वो जो होता है कि अगर आप उसको देखेंगे ना तो वो ना ये वाला होता सही है है ना जो सेब आया होता हुआ है। हाँ, ये सही है। नहीं, ये भी नहीं सही। नहीं, मतलब ये भी ओके, सही नहीं है। नहीं, ये टिंडे हैं बेसिकली। माजरत के साथ। हाँ, ये टिंडे। अच्छा, ये क्या सख्त है? नहीं, सख्त और की असल वजह वाली से बे की क्या पहचान होती है? असल ये वाली जी 2 बही की नंबरी हो गई पहचान है। ये होती है कि वो ना अमरूद लगता है ना ही वो सेब लगता है। इन दोनों के बीच का इस तरह का ऐसा लगता है कि ना सेब है ना अमरूद है। उसकी अल्लाह ने शक्ल प्यारी नहीं बनाई, लेकिन सफरजल क्वींस अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत फायदे हैं। तो और मैं अगर कहूँगी प्लीज आप लोग अपने थोड़े से फायदे के लिए लोगों का नुकसान ना करें। चलिए, टिंडे का कोई नुकसान नहीं है, मगर प्लीज़ आप ये ना करें। अच्छा, इसको अगर खोलेंगे तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर मिसाल के तौर पर ये हमने खोला, इसके जो बीज होते हैं वो हार्ट शेप की तरह होते हैं, दिल बना हुआ होता है। अगर इसका आप होलो देखेंगे तो दिल नहीं बना हुआ। और इसके तो वो इसकी तो इसके कोई और तासीर ही बदल जाती है फिर जी। कि आप बे खाने के बजाय टिंडे खा रहे हैं। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि अगर नेचुरल। सॉरी, अगर गलती से आ जाएं चलें टिंडे, तो उसका नुकसान होगा उल्टा? नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, ओके। ना टिंडे का नुकसान होगा, ना इसके साथ जो आड़ू भी कर देते हैं, आड़ू का भी बना देते हैं, तो कच्चे आड़ू उतार के उनका लेकिन भी बना वो देते हैं। फायदा नहीं होगा। लेकिन वो फायदा नहीं मैं अब होगा। ये पीना चाह रही थी, ना पीऊं मतलब ये। तुम मुझसे तीनों रहा ने नहीं शेक जाता, पियो। मैं बोल मैं देती सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यमुना जो है थोड़ा ऐड करें इसमें एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। आप क्या चार्ट बनाती हैं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? क्योंकि बिल्किस आपा जिस तरह कह रही थी कि पोर्शंस में हम डिवाइड करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को, फर्स्ट 3 months, देन मिड एंड देन लास्ट 3 months। तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी होनी चाहिए जो नहीं खानी चाहिए या जो बहुत ज़्यादा खानी चाहिए? क्या चार्ट प्लान देती हैं आप?
देखिए मैं इस तरह से इसको बात करना चाहूँगी कि बैलेंस डाइट जिस तरह हर फेज़ ऑफ लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, पर ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है लाइफ का, तो इसमें बैलेंस डाइट जितनी ज़रूरी है उससे मेरा ख्याल है और किसी स्टेज ऑफ लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 2 जानों की हम बात कर रहे हैं। यस बिल्कुल ठीक है, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, इसके फर्स्ट सेकंड और इसके 3 फेजेस होते हैं, 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया जाता है। इसमें ऐसे होता है कि अपने सबसे पहले चीज़ जो अपने डाइट प्लान बनाने से पहले अपना देख रही हैं वो इस तरह से होगी कि आपके सिम्टम्स क्या चल रहे हैं। कुछ लोगों को नौजिया सिवियर होता है, तो उनको अगर मैं कहूँगी कि भाई आप जो है रोटी खाएं इट्स वेरी गुड, या दलिया खाएं, उनसे नहीं खाया जाएगा बिकॉज ऑफ द वो टेस्ट और वो चीज़। सबसे पहले चीज़ जो मसला करती है वो नौजिया और वॉमिटिंग करती है। अगर तो आप वो उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको ये इशू नहीं है, तो आपके लिए डाइट जो है वो आसान काफ़ी हद तक हो सकती है अपनी डाइट मैनेज करना। अगर तो आपको ये इश्यूज़ हैं तो यहाँ पे बहुत मैं ज़रूरी बात कह रही चलूँ कि नॉर्मली जब हमें किसी भी किस्म की बीमारी होती है हमारा खाने से दिल उचाट होता है। यस, प्रेगनेंसी में भी ऐसे होता है, खाने से दिल उचाट होता है आपका, पर इंस्टेड ऑफ पूरा स्किपिंग अ मील बेहतर है कि पोर्शंस में खाना खा लिया जाए। ये सिर्फ नौजिया वॉमिटिंग के लिए भी नहीं, पूरी प्रेगनेंसी थ्रू आउट अगर आप पोर्शंस में खाना लेंगे थोड़ा थोड़ा करके 5 to 6 टाइम्स अ डे लेंगे आफ्टर एवरी 3 आवर्स हम जैसे नॉर्मली कहते हैं, तो वो आपको हजम भी अच्छा होगा, आपके मैदे पे बोझ नहीं बनेगा, आपको तंग नहीं करेगा। ठीक, सबसे पहले तो आपने अपने सिम्टम्स देखने हैं। सिम्टम्स अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग का इशू नहीं है तो आप डाइट इस तरह से ले सकते हैं। अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सॉलिड फूड्स, नरम ग़िज़ा लें। अगर आपको वो नरम जिसमें खिचड़ी आ जाती है, दलिया आ जाता है, आपको वो भी तंग करे तो आप लिक्विड्स पे आ जाए। लिक्विड्स में जैसे मैं कहती होती हूँ कि बहुत न्यूट्रिशियस होता है ये, जिस तरह दूध के अंदर अंडा डाला जाता है, पर इसका बहुत प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर कि हम कच्चा डाल के उसको घुमाया, चम्मच हिलाया और पी गए। ये पकाते हैं बाकायदा, इसको दूध लें, अंडा डालें, उसको पका लें। ये दिन में 2 दफ़ा ले लेंगे तो आपका प्रोटीन का फैट, क्योंकि हर जगह हमने पढ़ा है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, वो इसलिए से कहा जाता है। या इसकी जर्दी सफ़ेदी, अच्छा, कुछ लोगों को जर्दी इशू करती है। अगर आप 1 कप के अंदर यानी 250 ml के अंदर आप पूरा अंडा डालें, अगर जर्दी समेत डालें तो कभी कभार वो थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाता है, ज़रा खीर की तरह ही कंसिस्टेंसी उसकी बन जाती है। एक ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं, अभी हम कुछ बीमारियों की भी बातें करेंगे, जैसे वॉमिटिंग, नोजिया एक आम बीमारी है। इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां माँ को हो सकती हैं और क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत अहम मामला डिस्कस कर रहे हैं हम ख़वातीन के हवाले से। जितना ख़वातीन का इसमें किरदार है उतना मर्दों का भी। जितना बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर शाइमा कही कि एक खातून के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा होता, बेसिकली द कपल इज हैविंग द बेबी। एग्जैक्टली। तो यमुना आप कंप्लीट कीजिए बात ब्रेक से पहले जो आप कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था कि सबसे पहले अपने सिम्टम्स देखें। अगर तो आपको बिल्कुल ही एवर्जन हो रही है खाने से, आप चाह रहे हैं खाना खाएं ही ना, तो खैर खाना छोड़ना इस स्टेज में बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, आपका दिल ख़राब होगा। येस, आप बिल्कुल लिक्विड्स की तरफ आ जाएं। लिक्विड्स आप कुछ इस तरह के बना सकते हैं कि जो थोड़ी क्वांटिटी में आपकी बॉडी के अंदर जाता है पर न्यूट्रिएंट डेंस होता है। इस तरह मैं दूध और अंडे की बात करती, दूध, अंडा और इसमें शक्कर मिला ली जाए तो मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट। इसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट अच्छे अमाउंट में होते हैं। फिर जब आप अंडा डालेंगे तो उससे प्रोटीन और इंक्रीज़ हो जाएगी और शक्कर आपको दोबारा से कार्ब्स दे देगी। और कार्ब्स के साथ शक्कर के अंदर नेचुरली अल्लाह ने मिनरल्स भी पैदा किए हैं कुछ। तो ये एक कंप्लीट डाइट सी बन जाती है। गोश्त, मीट कौन सा खाना है या कौन सा? ये मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। अब मैं नॉर्मल डाइट की तरफ आती हूँ। अगर तो आपको इतना मसला नहीं है, आपको नौजिया वॉमिटिंग का इतना इशू नहीं है, अब आपने मील कैसे बनाना है? देखिए 5 फूड ग्रुप्स होते हैं आपका। एक फ्रूट्स का एक ग्रुप होता है, एक वेजिटेबल्स का ग्रुप होता है, एक दूध और उससे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और उससे बनी अशिया का, जिसमें घी, मक्खन, ये चीज़ें आती हैं, पनीर, वो भी इसमें आता है। मीट का ग्रुप होता है और फैट का ग्रुप होता है। जब भी आपने खाना खाने बैठना है, हर फूड ग्रुप से थोड़ा 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 हर चीज़ होनी चाहिए। ये सबसे इजी चीज़ है चेक करने के लिए। अब देखिए आप सोचने में ये भी लगता है कि भाई 5 फूड ग्रुप्स हैं, कैसे मैनेज करेंगे? मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अगर आपने फ्रूट खाना है तो आप पूरा एक फ्रूट पूरा ले लें। प्रेगनेंसी में ऐसे होता है, एक टाइम पे ज़्यादा खाया ही नहीं जाता, आपको मैदे पे बोझ महसूस होता है। ठीक है, तो आपने बेशक एक काश भी ले ली ना आपने उसकी, एप्पल की या कोई भी फ्रूट की, तो वो पूरा कर देगा आपको, क्योंकि आप दिन में सेवरल टाइम्स मील ले रहे हैं। 3 टाइम का जो मील है वो प्रॉपर मेजर मील होना चाहिए आपका। 2 टाइम आपका स्नैक होना चाहिए और स्नैक में कोशिश करें हाई प्रोटीन हो।
ठीक है, उसमें कबाब आ सकते हैं आपके, होममेड नगेट्स, होममेड कबाब, और इसमें सारी चीज़ें होममेड ही कोशिश करें हो, क्योंकि बाजार से हम चीज़ें लेते हैं, रेडी टू कुक चीज़ें लेते हैं, उनमें उनकी ग़िज़ाइयत कम होती है। और ये ऐसा स्टेज ऑफ लाइफ है जिसमें हमें ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ चाहिए होती है। और अपना वाटर इंटेक ठीक रखें और लिक्विड्स पे बहुत तवज्जो दें। पानी की बजाय कोशिश करें, अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट स्मूदीज़ ले रहे हैं या जूसेस ले रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रूट में एक और कि सीजनल फ्रूट्स आते हैं, क्योंकि ये 9 मंथ्स का पीरियड होता है, आपके एक सीज़न से दूसरे सीज़न पे स्विच होता है। तो आप बजाय इसके कि एक ही फ्रूट ले, जिस तरह हमारे केला सेब चलता रहता है, जो आपके सीजनल फ्रूट हैं उनकी अफादियत से ज़रूर जो है फ़ायदा उठाया जाए, बिकॉज अल्लाह ने जो फ्रूट है जिस सीज़न में पैदा किया वो उस सीज़न की बीमारियों से बचने के लिए पैदा किया होता है। ऑलराइट, वसीम भाई आपकी तरफ आऊँगा मैं। दो बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपने बताई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो और क्या इसमें आप ऐड करना चाहेंगे? स्टेज के हवाले से भी आप बता सकते हैं कि जी खातून अगर उसमें यह है कि एक तो बिफोर, जो आपको पता है कि प्रेगनेंसी से पहले और आपको क्या करना चाहिए, और क्योंकि बहुत से इश्यूज़ आपको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कमर का दर्द शुरू हो जाता है, या आफ्टर डिलीवरी भी ये काम होता है ऐसा, या और आपके कोई जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम शुरू होता है ऐसा। तो उसमें यह है कि आपको पहले से ही अपनी बॉडी को इतना अच्छा रखना है, और ताकि आपको ये इश्यूज़ जो है ना हो ऐसा, क्योंकि उसमें आप देखेंगे ना कि वेट एक वज़न है। एक आदमी को अगर 2 kg आप 8-9 घंटे अगर उसको आप पकड़ाएं तो वो नहीं उठा सकता। ठीक है, तो उस खातून को तो 9 मंथ्स जो है वो कैरी करना होता है। तो बड़ा एक मुश्किल होता है कि उसको कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ऐसा। तो इसलिए बिफोर और आफ्टर जो है दोनों का ज़रूरी है कि आपको जो है फ़िज़िकल उसमें एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि अभी कुछ तो मतलब मैं अभी उसको नहीं बता सकता। अगर आपके थ्रू अगर कोई पूछना चाहे तो वो आप मतलब उसको मेरा नंबर और फ्री हम लोग उनको वो सारा पूरी डिटेल में हम उनको बताएंगे कि आपको कैसे करना है। प्लस उसमें ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, मतलब बाकी तो अल्लाह ने सारा एक वो करना होता है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप उन एक्सरसाइजेस को करते हैं तो आपका ये भी सी सेक्शन से आप बच सकते हैं। ये चीज़ है। और एक और चीज़ जो है कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आपको कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आपको करते रहना है, जिससे आपकी बॉडी डी शेप नहीं होती है सर। अब देखते हैं ना, स्किन सैग कर जाती है आपकी, बिल्कुल जो सा है उसमें आपके टायर जो सा है वो बिल्कुल सैग किए होते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मतलब आपको बाद में करना है या आप पहले कर सकते हैं। उसमें और एक मैं बताना चाहूँगा कि आपको, लेकिन ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं है, ये मतलब ये सब देखें, इसको या तो आप पहले करते रहें और या आप बाद में कर सकते हैं। तो आपको थ्रू नोज़ आपको सांस निकालना है, लेकिन हर मर्तबा आपको पेट को लिफ्ट करना है ऐसा कि आपको यूँ आप बैठेंगे और सांस कोई लेना नहीं है आपको, जैसे अभी आपके जो सांस है आपकी बॉडी के अंदर, उसी सांस को आपने आउट करते जाना है, बाहर निकालते जाना है, कुछ 20 दफ़ा। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आपका इंटरनल जितना भी आपको है, किडनीज, आपके लंग्स, आपका हार्ट, इस सारी चीज़ों का मतलब ये एक ही एक्सरसाइज के अंदर इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो 20 दफ़ा आप इसको कर सकते हैं, 3 दफ़ा। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रेगनेंसी से पहले या बाद में कर सकते हैं, बीच में नहीं ऐसा। तो आप उसको इस स्पीड से यानी भागना नहीं है, आपको आराम से मुंह बंद रखना है और नाक से। ओके चलें वसीम भाई, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो भी आपसे हम जानेंगे। अभी हम जो दूसरी कॉलर का आपके लिए सवाल था, आप उसका जवाब दे दें। एक तो ये कि मैं थोड़ा डॉक्टर बिल्कीस को ऐड करूंगी कि शुरू में जब वो प्रेगनेंसी अब नेक्स्ट टाइम प्लान करें तो 3 मंथ पहले वो फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, ताकि उनका दोबारा मिसकैरेज ना हो। और वंस उनको जो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और इसके 6 वीक्स पे उसकी कार्डियक एक्टिविटी नज़र आ जाती है, तो फिर हम एक टैबलेट शुरू करते हैं एस्पिरिन, और हम उसको सपोर्ट के लिए हार्मोन्स देते हैं। शी शुड सी अ गायनेकोलॉजिस्ट, शुरू से ही उसको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ ताकि उसका दोबारा मिसकैरेज ना हो सकता है उसको एक
स्टिच नीचे से लगता है, स्टिच लगाना पड़े ताकि उसका दोबारा मिसकैरेज ना हो। वो डिपेंड करता है कि कौन से ट्राइमेस्टर में उसका मिसकैरेज होता है। सेकेंड क्वेश्चन कि फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी हो सकती है। फाइब्रॉइड इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, औरतों में बहुत कॉमन है, हर 5वीं औरत को फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम होता है। उसमें ये नहीं होता कि प्रेगनेंसी ना हो, डिपेंड्स कि फाइब्रॉइड्स कितने हैं और कितना साइज़ है उनका। अगर छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हैं तो उनको कहें कि नथिंग टू वरी, वो इंशाल्लाह ताला शील गेट प्रेग्नेंट। और अगर बहुत कोई बड़ा फाइब्रॉइड है जो उसकी ट्यूब्स की जगह पे, तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो, लेकिन फाइब्रॉइड ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्रेगनेंसी का ना होने का बायस बने वो प्रेग्नेंट हो जाए। उसके लिए बेस्ट क्या है कि उसका ट्रीटमेंट कराया जाए या अगर नहीं, उसको अगर वो टाइम लग रहा है उसको प्रेगनेंसी ना होने में, तब तो फिर उसको ट्रीटमेंट उसका करवाया जाए। लेकिन अगर नहीं है तो वो प्रेग्नेंट हो जाए और उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी। फिर उसका डिपेंड करेगा मोड ऑफ डिलीवरी पे कि सिजेरियन करना है और वो फाइब्रॉइड किस जगह पे है, क्या है, उस पर फिर वो डिपेंड करेगा। लेकिन प्रेग्नेंट हो जाएगी और इंशाल्लाह इट विल कंटिन्यू। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में एक रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें बहुत ऐसी ख़वातीन जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं कि वो डॉक्टर्स के पास जाएं और अच्छी खुराक ले सकें, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो सिजेरियन की तरफ डॉक्टर्स मशवरा दे देते हैं, क्या उससे बचने का कोई तरीका होता है? और आजकल तो जैसे ये बे की जगह टिंडे को बेचा जाता है, तो इसी तरह से ये भी बहुत कॉमन है कि डॉक्टर्स अपने पैसे बनाने के लिए ऐसे ख़वातीन को ब्लैकमेल भी करते हैं। क्या ये ट्रू है? नहीं, आई डोंट थिंक ये ट्रू है, क्योंकि अगर एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट है जिसने एक ओथ लिया हुआ है कि जी आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस सेफली, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। मतलब अननेसेसरी कोई भी सिजेरियन नहीं करता, कोई ना कोई इंडिकेशन होती है और मोस्टली औरतों को पता नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी वजूहत ऐसी होती हैं जो औरतों को पता नहीं होता। जैसे वो कहेंगे, वो इंसिस्ट करते हैं कि जी हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, उनको ये नहीं पता होता कि बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो रही है या मदर स्ट्रेस में उसका ब्लड प्रेशर इतना शूट कर जाएगा कि उसकी जान खुद ख़तरे में हो सकती है, या उसका प्लेसेंटा जो ऑल होती है वो नीचे है, जिसकी वजह से वो अगर सेपरेट हो जाए पहले या नीचे है ऑल, तो उसमें तो सिजेरियन ही होगा। या फिर बच्चा उल्टा है जिसमें अगर हेड नहीं है, अगर बच्चा उल्टा है तो उसमें सिजेरियन ही होना है। वो आपके बच्चे के लिए सेफ है और आपके लिए सेफ है। अच्छा जमील, आप एक रिसर्च शेयर कर रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि सरकारी हॉस्पिटल में एक मखसूस पैकेज होना चाहिए ऐसी खवातीन के लिए, ऐसी फैमिलीज के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बीमारियों से रिलेटेड भी है। आई डोंट नो आप इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब प्लान भी कर रहे थे इस शो को, तो हम ये बात कर रहे थे कि कुछ अर्सा पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया था हार्ट स्टंट्स पे, और हार्ट स्टंट का एक रेट फिक्स किया था। जौन सा मर्जी हॉस्पिटल हो, स्टंट इतने का डलेगा पाकिस्तान में। कितना अच्छा कदम, कितना एक एहसान था उनका, ठीक है। इसी तरह हम भी बेसिकली सुबह सवेरे पाकिस्तान में इस इशू को डिस्कस करने का मकसद एक तो माँ की सेहत के हवाले से, दूसरा ये कि गवर्नमेंट लेवल पर हम ये चाहते हैं बेसिकली कि पैनल लिस्ट तो है जिसमें डॉक्टर्स जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट भी है, सब है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा स्टेप लें कि चाहे सिजेरियन हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे लश प्राइवेट हो, रेट एक हो। लाइक सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर हो जाए, अगर स्टंटिंग के लिए हो सकता है तो व्हाई नॉट फॉर दिस? अगर स्टंट के लिए हो सकता है तो क्यों नहीं? मतलब आपका एक ऐसा जरिया है ये पैसे बटोरने का कि आप बस अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो अपने पैसे जेब में डालते रहें, और इन टाइम बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं फैमिली को, खासतौर पर हस्बैंड को, कि अब आपका इतना खर्चा हो गया। ये भी हमारी एक रिक्वेस्ट है। सही, तो ये तो एक बड़ा अच्छा मैसेज भी है और रिक्वेस्ट भी है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर कुछ सोच सके, इनिशिएटिव ले सके, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि सेहतमंद माँ ही सेहतमंद मुआशरा बना सकती है। तो इस पर बहुत ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है। एक और कॉलर थी मिसेज नौरीन, उनका भी जवाब दे दें। उन्होंने कहा था कि सीमेन एनालिसिस में कोई मसला है, अपने हस्बैंड का बता रही थी। तो उसके लिए मैं आपको नेचुरोपैथी में 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। जिंजर जो हम अदरक जिसे कहते हैं, अगेन अगर वो सल्फ़र में नहीं डूबी हुई है तो उसका आपको मैं एक नुस्खा बता देती हूँ, रेमेडी। आपने क्या करना है, आपने लेना है 2 चम्मच अदरक का जूस, आधा कप दूध और 5 चिलगोज़े, ठीक है, और आधा चम्मच शहद। ये आप रोज़ाना अपने हस्बैंड को देने लगे। ग़िज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत सारी हर्बोलॉजी में चीज़ें हैं, जैसे अजगंद बहुत अच्छा है, मग़ज़ बिनोला बहुत अच्छा है, मूली के बीज बहुत अच्छे हैं। एक नुस्खा मैं बता देती हूँ जी। आपने मग़ज़ बिनोला लेना है, मूली के बीज लेने हैं और बादाम लेना है।
इनको पीस कर पाउडर बना के रख लें। अब ये वेट के हिसाब से दी जाती है। अगर हस्बैंड का वेट मिसाल के तौर पे 60 kg है तो 1 टीस्पून, अगर 80 kg है तो 1 टेबल स्पून 1 कप दूध में डालकर दिन में 2 बार दीजिए। और पहला वाला नुस्खा जो है वो किसी भी खाने के साथ आप देना शुरू करें 4 बजे से पहले। इन दोनों नुस्खों के साथ वॉक करना निहायत ज़रूरी है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सही। तो जमील, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं चाह रही थी आप मुझे कहें कि आप वापस आओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ। नहीं, मैं ये चाहूँगा कि एक ना केले का शेक बना लो, एनर्जी लेवल लो हो रहा है, ठीक है, ज़रा फ़ायदा उठाओ। ठीक है, तो मैं आज हम दोनों को ज़रूरत है क्योंकि हम मुसलसल खड़े हैं। बिल्कुल। चले फिर 3 ग्लास बनाइएगा, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। सही। तो आप बनाती हैं जूस? मैं जरा बैठ जाती हूँ। हाँ जी जी बिल्कुल, ये अगर 2 के दिन। सही। अभी मैं चाह रही थी कि हम डॉक्टर साहिबा से कोई अच्छा सा मैसेज ले लें कि हम बात कर रहे हैं माँ और बच्चे की सेहत के बारे में। यस, तो एक मैसेज सबसे लेते हैं जाते जाते ज़रा क्विकली। वसीम भाई जी, मैंने जैसे ब्रीदिंग के लिए बताया है सबको, और उसी तरीके से और एक एक्सरसाइज है जो मतलब जितने भी ख़वातीन हैं वो बैठ के, मतलब ये आसानी से आप इसको, ये भी ब्रीदिंग से रिलेटेड है, तो इसको आप ब्रीद इन करेंगे और ऊपर होल्ड करेंगे और साथ ही ब्रीद आउट करेंगे। ये प्रेग्नेंट वुमेन भी कर सकती हैं, यूँ आप कहीं भी बैठ के जो है ना, तो इसको 5 टाइम्स आप ये कर सकते हैं। और जो मैंने पहले आपको बताया था कि बिफोर और वो ज़रूरी है, यानी कि तो उसमें ट्विस्ट करना है, ऐसे यूँ ट्विस्ट, क्रॉस लेग्स में अगर आप बैठ जाएं तो आप यहाँ यूँ ट्विस्ट करना है आपको, और फिर ब्रीद इन करके और फिर अदर साइड ब्रीद आउट। ये आपके बैक के लिए जो इश्यूज होते हैं, आपको पता है जब बैक पेन और ये अगर रेगुलर करते रहें, आसान भी है और ये चीज़ नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें आप इसको रेगुलर कर सकते हैं। थैंक यू। यमुना, इसमें जैसे डॉक्टर साइमा बता रही थी कि प्रेगनेंसी जो है वो प्लान की जाती है 3 मंथ्स बिफोर, जिस तरह फॉलिक एसिड की बात की, इस तरह न्यूट्रिशनली भी ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। अगर आपकी प्रेगनेंसी प्रॉपर न्यूट्रिशनली प्लान होती है तो उसमें आपका प्रेगनेंसी का जो आउटकम है वो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे लो बर्थ वेट का एक बहुत ज़्यादा इशू हुआ करता है, तो अगर आप प्रेगनेंसी आपकी प्रॉपर प्लान होगी कंसेप्शन से पहले, बीच का सारा पीरियड, अगर आपका जो फूड पे आपका फोकस अच्छा रहे तो लो बर्थ वेट और इस रिलेटेड जो प्रेगनेंसी में एक्सेस वेट गेन का इशू बन जाता है और बाद में वो लूज करना एक वबाले जान बन जाता है, तो उससे ही बचा जा सकता है अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट गाइडलाइन लें और उन हदायत पे अमल करें तो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच यमुना, डॉक्टर साइमा, वसीम भाई आपका, डॉक्टर बिल्किस थैंक्स टू यू। और हम चाहेंगे दोबारा भी आप हमारे साथ इस तरह इस सेट को खूबसूरत बनाएं। आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।